लेट्स स्टडी केमिकल बॉन्डिंग नाउ। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं। केमिकल कंपाउंड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं एक फोर्स की वजह से, एक बॉन्ड की वजह से वो एक दूसरे से जुड़ते हैं जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कौन से डिफरेंट टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेते हैं। केमिकल बॉन्ड, अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल बनाऊं तो ये होता है एक वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हम इसको लाइंस ड्रॉ करके दिखाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल केमिकल बॉन्ड होता है उनके बीच में कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि कोई रियल चीज से हम दो एलिमेंट्स को बांधते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो बॉन्ड होता है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनके बीच में हम कोई रस्सी से उन दोनों को नहीं बांधते हैं। उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और उस बॉन्ड को हम एक इस तरीके की लाइन से डिनोट करते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि किसी असली चीज से बांध के हम उनके बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड एक फोर्स की वजह से बनता है जो कि दिखाई नहीं देता है। इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमने एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा। अब डिफरेंट टाइप्स के कौन से बॉन्ड होते हैं, तो सबसे पहले होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप होता है वैंडर वॉल फोर्सेस। वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ टाइप का जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये चार टाइप के बॉन्ड्स हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग कोवैलेंट बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना हमें चारों ही है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड पढ़ने से। सो नाउ लेट्स लुक एट दीज टू एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम और दूसरा एलिमेंट है फ्लोरीन। तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, अब ये हम समझते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इट फॉर्म्स व्हेन देयर इज ए कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड is formed by complete sharing of electron। मतलब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। कंप्लीट शेयरिंग की जगह ट्रांसफर वर्ड ज्यादा सूटेबल है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्लोरीन को दे देगा। ऐसा क्यों होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सोडियम को हम देखते हैं, इसके फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट स्टेबल है। सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऑक्टेट भी कंप्लीट है सेकेंड ऑर्बिट में, यानी वो भी स्टेबल है। लेकिन थर्ड ऑर्बिट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट स्टेबल। सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और ये उनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो मेटल्स होते हैं, जनरली जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो सोडियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। तो जो मेटल्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के फ्लोरीन के ऑर्बिट में चला जाएगा, तो सोडियम पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो सॉरी सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। सोडियम विल अक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, जिसका इक्वेशन कुछ हम ऐसे लिखेंगे, Na से बन जाएगा Na
प्लस प्लस 1e-, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन के निकलते ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी F पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो अब Na जो है, जो सोडियम है, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और जो फ्लोरीन है उस पे एक नेगेटिव चार्ज है। अब एज पर द रूल्स ऑफ फिजिक्स हम पढ़ते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये NaF नाम का एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। दिस इज अ आयोनिक कंपाउंड। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। लेट्स डिस्कस दिस वंस अगेन। सोडियम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट कर देता है। तो जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड। आई होप आयोनिक बॉन्ड का कंसेप्ट, आयोनिक बॉन्ड का फंडा अब क्लियर है। लेट्स नाउ मूव ऑन टू कोवैलेंट बॉन्ड। एंड दिस इज ओनली वन एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ऐसे कई तरीके के आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, जैसे NaCl एटसेट्रा। हमेशा आयोनिक बॉन्ड जो होगा वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होगा। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। तो जब हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, वी डिस्कस्ड कि एक नॉन मेटल होता है और एक मेटल होता है। मेटल इज द इलेक्ट्रॉन डोनर और नॉन मेटल इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा होता है। तो इस केस में क्या होता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है। बट इन केस ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, बोथ द एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रॉन का भूखा, विच मीन्स जैसे हम बात करते हैं एक बेसिक एग्जांपल की, हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हम यहां डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन में कैसे होता है। हाइड्रोजन हमें पता है कैरीज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, अगर आपको स्टेबिलिटी अचीव करनी है सो यू शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट। दैट इज करेक्ट। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के भी फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। So instead of completely transferring the electron to one another, they share their electrons. कैसे? ये हाइड्रोजन बोलता है कि तू भी मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और दूसरा हाइड्रोजन भी बोलता है कि तू भी मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो when the bond forms, दोनों हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। This hydrogen has 1 and 2 electrons, this hydrogen has 1 and 2 electrons, thereby forming a hydrogen, जिसको हम डाइहाइड्रोजन बोलते हैं H2। एंड दिस एक्सप्लेन्स कि हाइड्रोजन सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। सिर्फ H हम क्यों नहीं लिखते हैं, हम हमेशा H2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। मतलब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के भूखे थे, तो ये बोलते हैं कि मैं भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दूंगा, दूसरा हाइड्रोजन बोलता है मैं भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दूंगा, एंड दे बोथ म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी एंड फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इट इज फॉर्म्ड जनरली इन नॉन मेटल्स, लेकिन काफी सारे मेटल्स में भी हम कोवैलेंट बॉन्ड की बॉन्डिंग देखेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमको जनरली कहां देखने मिलेगा, फॉर्म्ड जनरली इन नॉन मेटल्स। और कोवैलेंट बॉन्ड का हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं।
कोवैलेंट बॉन्ड is formed by mutual sharing of electrons between two non-metals. So this is what a covalent bond is. Now let's talk about what are the factors that affect the ionic bond formation. यानी ionic bond जब बनता है तो कौन से factors उसको affect करते हैं, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं. तो आई होप आपने मेरा वो लेक्चर देख लिया है जिसमें मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया है. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के डिस्कशन में मैंने काफी सारी टर्म्स के बारे में एक डीप डिस्कशन किया था जो अब हम लोग आगे के सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टर्म है, फैक्टर जो है जो आयोनिक बॉन्ड बनने में मदद करता है, वो है लो आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर क्लियर नहीं है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मैं फिर से बताऊंगा. लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल. मेटल जो है, आयोनिक बॉन्ड किस में बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल में. तो जो मेटल होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होना चाहिए. आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है कि हमें कितनी ताकत लगानी पड़ रही है एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. तो एज आई सेड, आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने में. इसका मतलब मेटल हमने कौन सा यूज किया था, सोडियम. मैं इसका सिर्फ लास्ट शेल बना रहा हूं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है. लास्ट शेल में सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना होता है फ्लोरीन को देने के लिए. तो इस सोडियम मेटल में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी. जब सोडियम Na+ में बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो हमको जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अब आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना आसान होगा. आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना आसान होगा. इसीलिए वी से दैट लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. इसका मतलब मेटल का जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, जितनी कम एनर्जी वो लेगा, जितनी कम ताकत उसको लगेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में, उतना फेवरेबल वो है आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करने में. नाउ द सेकंड फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहत है नॉन मेटल में, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ज्यादा भूखा है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है कि जब नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कितना रेडी है. जिस भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है. उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो जिस भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, जैसे कि हमने फ्लोरीन के बारे में पढ़ा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दिस हैज अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेने के लिए बहुत ज्यादा ईगर है. सो दिस इज अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, thereby this is the most favorable condition for the ionic bond formation. अब जो थर्ड फैक्टर होता है आयोनिक बॉन्ड को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हाई लैटिस एंथैल्पी. अब लैटिस एंथैल्पी सुन के घबराना नहीं है. आई विल कंप्लीटली एक्सप्लेन व्हाट लैटिस एंथैल्पी मींस. हमने जो एग्जांपल पढ़ा NaF, तो सोडियम प्लस बनता है और फ्लोरीन माइनस बनता है. तो these elements attract each other due to a force of attraction between them. एक प्लस है एक माइनस है, they will attract each other. तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं there is a release of energy जिसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी.
जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आ जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, या फिर उसको लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं। तो द लैटिस एनर्जी ऑफ द एलिमेंट बीइंग फॉर्म्ड शुड बी हाई। हाई लैटिस एंथैल्पी होनी चाहिए आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। So these are the three factors which affect the formation of an ionic bond. अब जो है आई नीड योर 100% अटेंशन बिकॉज हम फजान्स रूल पढ़ने वाले हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर केमिस्ट्री विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। फजान्स रूल बहुत ही बेसिक है बट काफी इंटरेस्टिंग है। तो फजान्स रूल पहले हम लिख लेते हैं क्या होता है। नो ionic bond is completely ionic and no covalent bond is completely covalent. The definition may sound confusing but मैं जब explain करूंगा तो ये काफी easy हो जाएगा। तो फजान जो एक साइंटिस्ट था उसने बोला कि इस दुनिया में जितने भी आयोनिक बॉन्ड है वो कंप्लीटली आयोनिक नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर है, और इस दुनिया में जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड है वो कंप्लीटली कोवैलेंट नहीं है बिकॉज उनमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर है। फजान ने हमें ये बताया। हम अभी तक पढ़ रहे थे आयोनिक बॉन्ड के बारे में और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। हमने देखा कि दोनों बॉन्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और कोवैलेंट बॉन्ड में वो एक दूसरे से म्यूचुअली शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। लेकिन फजान ने बोला कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें भी थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें भी थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो फजान ने जो रूल दिया जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि किसी आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है और किसी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयोनिक कैरेक्टर है। तो इसको एक ग्रेटर डिटेल में समझते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम आयोनिक बॉन्ड डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है। कैटायन बीइंग द पॉजिटिव चार्ज्ड और एनायन बीइंग द नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है, अब ये दोनों तो कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे, वो क्या करता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जो कैटायन होता है वो एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जो एटम का शेप होता है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है। इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है वो कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाता है और कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो नाउ इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। ये हमारा कैटायन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज आवर कैटायन। और ये जो एनायन है ये कुछ इस तरीके का एग शेप दिखने लगता है बिकॉज जो उसका इलेक्ट्रॉन है इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब ध्यान से देखिए, अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी इन दोनों में शेयरिंग हो रही है। कुछ दिख रहा है? जब ये फोर्स और पावरफुल हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल कम मोर क्लोजर टू द कैटायन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल लुक समवॉट लाइक बीइंग शेयर्ड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की अट्रैक्शन की वजह से ये आयोनिक बॉन्ड तो है ही, लेकिन जो कैटायन और एनायन में एक अट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड था वो डिफॉर्म हो गया और एक एग शेप्ड बन के ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, और ये अब ऐसा लगने लगा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जैसा हमने हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड के। तो अब ये थोड़ा थोड़ा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं
तो आयोनिक बॉन्ड तो बना ही, लेकिन कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन की वजह से ये जो डिफॉर्मेशन हुआ, जो ये इलेक्ट्रॉन ने अपना साइज बदल लिया, ऑर्बिट ने अपना साइज बदल लिया और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ऐसा लगने लगा कि ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दिस कैरीज अ कोवैलेंट कैरेक्टर। दिस कैरीज अ कोवैलेंट कैरेक्टर, ये कोवैलेंट बॉन्ड जैसा लगने लगेगा। सो नो आयोनिक बॉन्ड इज कंप्लीटली आयोनिक, मतलब ये आयोनिक बॉन्ड बना लेकिन इसमें हल्का सा हमें दिखा कि ये कोवैलेंट जैसा भी लग रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का डिफॉर्मेशन होने की वजह से हमें ऐसा लगने लगा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। सो दिस इज द कोवैलेंट कैरेक्टर इन दिस आयोनिक बॉन्ड। नाउ द थिंग इज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कैटायन में या फिर कौन से एलिमेंट में ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा और कौन से एलिमेंट में कम कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसको पता करने के लिए फजान ने हमें कुछ रूल दिया जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वो शो करेगा। विच मीन्स जब हमने सोडियम लिया तो उसका कैटायन का साइज छोटा होगा एंड इट विल शो मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये जो कैटायन है इसका जो साइज है ये जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर ये शो करेगा। इज इट क्लियर? तो अब कैटायन का साइज जो होता है कैटायन का जो साइज होता है, कैटायन क्या है, हमारा मेटल है। और जब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मेटल का साइज जो होता है वो ऊपर से नीचे जाते वक्त बढ़ता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये है फर्स्ट पीरियड के मेटल्स। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो शेल्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। ये है फर्स्ट पीरियड, सॉरी ये है सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से पीरियड में हम नीचे जाते हैं। तो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप तो हमारे जो शेल्स है, यहाँ पे लिथियम में होता है एक शेल, सोडियम में होता है दो शेल, लिथियम में होता है दो शेल, सोडियम में होता है तीन शेल, पोटेशियम में होते हैं चार शेल। और ऐसे ही जब हम नीचे नीचे जाते हैं द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा जो पोलराइजिंग पावर है, मतलब जो कोवैलेंट कैरेक्टर शो करने की पावर है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वो शो करेगा। मतलब सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर लिथियम का होगा, या फिर ऐसे लिथियम प्लस क्योंकि कैटायन होता है, उसके बाद सोडियम प्लस, उसके बाद पोटेशियम प्लस, उसके बाद रुबिडियम प्लस और उसके बाद सीजियम प्लस। तो ये हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड है। ये है हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर, हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर, और ये है हमारा लोएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर। तो हमको अब समझ में आया कि कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कैटायन पे, साइज ऑफ मेटल पे। तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कोवैलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा। सो आई होप दिस मेक्स सेंस और ये आपको समझ में आया है। और ये ट्रेंड हमको सिर्फ लर्न कर लेना है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन द साइज ऑफ कैटायन। सबसे छोटा लिथियम होता है, सबसे बड़ा सीजियम होता है। जो छोटा वो ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, जो बड़ा वो कम कोवैलेंट कैरेक्टर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर। स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर, स्पेलिंग में भी मैं लिख देता हूं, ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर। सो दिस इज द फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग टू फजान, जिससे हम पता कर सकते हैं कौन से एलिमेंट में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा।
अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जो दूसरा कैरेक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि किसी एलिमेंट का या फिर किसी बॉन्ड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा, वो है साइज ऑफ एनायन। तो सबसे पहले हमने साइज ऑफ कैटायन पढ़ा, साइज ऑफ मेटल Na+। अब हम एनायन का साइज पढ़ रहे हैं जो कि ये है F-। तो जैसे कैटायन था, एनायन उसका ठीक ऑपोजिट होगा। So let me just reduce the settings here. Okay, now it's perfect. तो जो एनायन का साइज होगा वो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वो शो करेगा। कैटायन में क्या होता था, जितना छोटा उतना ज्यादा। एनायन में क्या होगा, जितना बड़ा उतना ज्यादा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एनायन कितना बड़ा है? फिर से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर आपको एक बार पढ़ लेना है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से ग्रुप 17 में नॉन मेटल्स होते हैं। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है और आयोडीन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो फ्लोरीन स्मॉलेस्ट और आयोडीन लार्जेस्ट। तो इसका ट्रेंड कैसा बनेगा? आयोडीन का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और फ्लोरीन का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। दिस विल टर्न आउट टू बी I- ग्रेटर देन Br-, ग्रेटर देन Cl-, ग्रेटर देन F-। ये हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेंड बनेगा कोवैलेंट कैरेक्टर का। जितना बड़ा हमारा एनायन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, जितना छोटा हमारा कैटायन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इन द नेक्स्ट लेसन्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग मोर अबाउट फजान्स रूल, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।